राधे राधे दोस्तों। संस्कृत की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले भी हमारे चैनल पर 3 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। इसके अलावा हिंदी की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यदि नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक मेंशन कर दी है, वहाँ जाएं और देख लें। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, हमेशा फूल की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अधोलिखित अपठितम गद्यांशम आधारीकृत निम्नलिखिता प्रश्न, अर्थात 1 से जो 4 तक के प्रश्न हैं वो इस गद्यांश पर आधारित हैं। इसको पहले देख लेते हैं। उत्सर्ग परंपराया उद्बद भूमि प्रतापस्य पुण्यभूमि मेवाड़ राज्यम को न जानती। उत्सर्ग परंपरा अर्थात त्याग और बलिदान की जन्मभूमि, प्रताप की पुण्यभूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इदम राज्यम सूरानाम शौर्येन यूनाम आत्महत्या सतीनांच जौहर परंपराया विश्वस्मिन जगति महतीम प्रसिद्धिम एलभत। इस राज्य ने सूरों के शौर्य अर्थात सूरवीरों के पराक्रम, यूनाम आत्महत्या जवानों के आत्म बलिदान, सतीनांच जौहर परंपराया और सतियों की जौहर परंपरा में इसने विश्वस्मिन जगति महतीम प्रसिद्धिम एलभत, इसने विश्व भर में महान प्रसिद्धि को, महान उपलब्धि को प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हम्बीर, राणा सांगा प्रवर्ति वीरा नाम सुदीग्रा परंपरा विद्यते। इसी मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में राणा हम्बीर, राणा सांगा आदि वीरों की लंबी परंपरा विद्यमान रही है। अस्यामे परंपरायाम, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह से जन्म, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे और 1540 ईस्वी आब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम एभवत। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1597 तमे वर्षे और 1540 ईस्वी वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। प्रताप है बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत। जो प्रताप थे, महाराणा प्रताप, वो बचपन से ही श्रेष्ठ योद्धा थे, कुशल सेना नायक थे और एक अच्छे नायक भी थे। पिता उदय सिंह से अनंतरम, इनके जो पिता थे वो उदय सिंह थे, जिनकी पन्नाधाय ने रक्षा की थी। उनके बाद प्रताप है महाराणा पदवी में प्राप्य, महाराणा की पदवी को प्राप्त करके स्व वयस है अपनी आयु के 32वें वर्षे 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासनम, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान, आरूढ़वान यानी व्यवस्थित हुए या बैठे। ये क्या आ गया। तस्य राज्याभिषेक, उनका राज्याभिषेक गोगुंदा ग्राम में एववत, गोगुंदा गांव में हुआ। और जो उनका राज्याभिषेक था महाराणा प्रताप का, वो गोगुंदा गांव में हुआ। अब इससे संबंधित कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न हैं वो लिए हैं, उनको देखते हैं। आत्महत्या इत्यत्र समास अस्ति। आत्महत्या, इसका जो समास है इसमें वो कौन सा होगा। ए कर्मधारय समास, बे तत्पुरुष समास, से अव्ययभाव समास और दे बहुब्री समास। तो इनमें से दोस्तों कौन सा समास है जो आत्महत्या इस शब्द में है। आत्महत्या शब्द के समास विग्रह की बात करें तो इसका समास विग्रह होगा आत्मने आहुत्य, आत्मने आहुत्य अर्थात आत्म बलिदान। तो इसमें जो आत्मन शब्द है इसमें षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, इसमें कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। जबकि जो बहुब्री समास होता है, बहुब्री समास में दोस्तों अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। और अव्ययी भाव समास होता है, उसमें अव्यय उपसर्ग होता है पहला शब्द, जो भी इसमें नहीं है। जबकि कर्मधारी जो समास होता है, कर्मधारीय समास में विशेषण विशेष का प्रसंग होता है, तो यहाँ पर विशेषण विशेष भी नहीं है, ना ही उपमा उपमेय का प्रसंग है। इस प्रकार से यदि हम ऑप्शन को काटना भी सीख जाएं
तो भी समास के जो प्रश्न होते हैं वो आसानी से हल हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन काटने पर ज़्यादा ध्यान दें कि ये गलत हो सकता है, सही पर बाद में सोचें कि ये सही हो सकता है, पहले ये सोचें कि ये गलत हो सकता है। तो इसमें अब बहुब्रीहि समास नहीं हो सकता क्योंकि अन्य पद प्रधान होता है, अव्ययभाव भी नहीं होगा और कर्मधारय भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें आत्मने आहुत्या षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। जो तत्पुरुष समास होता है इसमें कारक चिन्हों का लोप रहता है बीच में दोस्तों, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक। नेक्स्ट, प्रत्यय विषय असत्य मेलनम वर्तते। प्रत्यय के विषय में असत्य मेलन कौन सा है? प्राप्य में क्या ल्यप प्रत्यय है, आरूढ़वान में तवतु प्रत्यय, प्रसिद्धिम में इत्तिन प्रत्यय और सुदीग्रा में इत्य प्रत्यय। जो प्राप्य शब्द है इसमें प्र उपसर्ग है, इसके बाद आप धातु है और प्रत्यय की बात करें तो ल्यप प्रत्यय है। प्र उपसर्ग, आप धातु और ल्यप प्रत्यय, इसलिए ये शब्द तो सही हो जाएगा। प्राप्य शब्द में प्र उपसर्ग होगा, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय। तो और जो ल्यप प्रत्यय से बने हुए शब्द होते हैं वो हमेशा अव्यय उपसर्ग होते हैं और इनमें जो पहला पद होता है वो हमेशा उपसर्ग होता है, मतलब इनमें उपसर्ग आगे प्रयुक्त होते हैं और इनसे जो बना हुआ पूरा शब्द होता है वो अव्यय होता है, इनका किसी प्रकार का रूप परिवर्तन नहीं होता है। इनमें विसर्ग वगैरह आपको ल्यप प्रत्यय में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और इनमें आगे उपसर्ग भी लगा हुआ आपको मिलेगा। तो इसमें प्र उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय होगा। तो ये तो हमारा सही है। यहाँ पर हमें असत्य देखना है, असत्य कौन सा है? आरूढ़वान, आरूढ़वान शब्द है, इसमें आ उपसर्ग है, रूह धातु है और तवतु प्रत्यय है। आ उपसर्ग, रूह धातु और तवतु प्रत्यय, तो ये भी अपन का सही होगा। आ उपसर्ग, रूह धातु और तवतु प्रत्यय से मिलकर के आरूढ़वान बना। आरूढ़वान जो तवतु प्रत्यय होता है इसमें तवान, तवती और तवत शेष रहता है। ये तवान आरूढ़वान चढ़ा विराजमान हुआ, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग में तवान शेष रहता है, इसलिए ये भी हमारा सही है। जबकि स्त्रीलिंग में तवती शेष रहता है और नपुंसकलिंग में तवत शेष रहता है। उपदेश से अजनुनासिक से तो ये चला जाता है और लसक तद्धिते से के चला जाता है। इस प्रकार से इसमें तवत शेष रहता है नपुंसकलिंग का, पुल्लिंग में तवान और स्त्रीलिंग में तवती। प्रसिद्धिम शब्द है, प्रसिद्धिम शब्द में प्र उपसर्ग है, सिद्ध धातु है और प्रत्यय की बात करें तो इतिन प्रत्यय है। तो ये भी हमारा सही रहेगा। इतिन प्रत्यय में ती शेष रहता है। प्रसिद्धि और प्रसिद्धि से बन गया प्रसिद्धिम, प्रसिद्धि को द्वितीय विभक्ति में। तो प्र उपसर्ग, सिद्ध धातु और इतिन प्रत्यय बराबर प्रसिद्धिम, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जबकि जो सुदीर्घ शब्द है यहाँ पर इत्य प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जबकि यह जो इत्य प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है। प्रत्यय तीन होते हैं, कृत प्रत्यय जो कि हमेशा धातुओं के साथ जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के साथ लगते हैं, और एक होता है स्त्री प्रत्यय जिनमें पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदला जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ शब्द है न कि धातु, इसलिए इत्य प्रत्यय यहाँ पर नहीं होगा। यह है हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। जो प्राप्य शब्द है इसमें प्र उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। जबकि जो आरूढ़वान शब्द है इसमें आ उपसर्ग है, रूह धातु है और तवतु प्रत्यय है। और जो प्रसिद्धिम शब्द है उसमें प्र उपसर्ग, सिद्ध धातु और इतिन प्रत्यय। दोस्तों आज का पेपर थोड़ा टफ बन गया था देखा जाए तो, लेकिन फिर भी यदि आज के पेपर में आपके 22 से कम आ रहे हैं तो हम समझेंगे कि आपकी तैयारी बिल्कुल निल है, आपको बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। इसलिए इसी प्रकार की वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो ये तैयारी है इसी प्रकार से पेपर तक जारी रहेगी। श्योर है कि आप यदि हमारे पेपरों को देख लेंगे तो आप संस्कृत में 26-27 के समथिंग कर सकते हैं, 28 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और 30 तो यदि आप थोड़ा सा भी ज़्यादा मेरे साथ साथ चलोगे तो 29-30 भी आने की आपकी संभावना हो सकती है। इसलिए रोज़ाना पेपर को देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, जगति शब्दे विभक्ति अस्ति। जो जगति शब्द है इसमें विभक्ति कौन सी है? क्या प्रथमा विभक्ति होगी, पंचमी होगी, षष्ठी होगी या सप्तमी होगी? जगति के अर्थ की बात करें तो संसार में या जग में, मैं बोल रहा है। यदि आप गद्यांश को पढ़ लेते हैं अच्छी प्रकार से तो वहीं से सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। जैसे समास का प्रसंग हुआ, इसके अलावा शब्द रूप के हैं क्योंकि शब्द रूप के कारकों से हम पता लगा लेते हैं। इसके अलावा विशेषण विशेष का प्रसंग है, तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए और पढ़ना तब आएगा जब आप कारकों का अच्छी प्रकार से
अध्ययन करोगे। जो जगती शब्द है इसमें विभक्ति कौन सी है, इसको एक बार देख लेते हैं गद्यांश में। शब्द है ये रहा, विश्वस्मिन् जगति, विश्व भर में, विश्व में, जग में, महतीम प्रसिद्धिम। विश्वस्मिन् जो शब्द है यहाँ पर, विश्वस्मिन् शब्द में भी सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है और जो जगत है इसमें भी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि जो विशेषण में विभक्ति होती है वही विशेष में भी होती है। इसलिए यहाँ राइट आंसर होगा सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। जो जगती शब्द है, जगती शब्द में सप्तमी विभक्ति होगी, संसार में, जग में सप्तमी विभक्ति एक वचन। राइट आंसर मानेंगे दोस्तों दे को। नेक्स्ट, द्वात्रिंशे भवति, 2 और 30 होते हैं, अर्थात 2 + 30 बराबर कितने होंगे, तो 2 और 30 बराबर 32। जो संस्कृत होती है, संस्कृत में दोस्तों पहले छोटी संख्या आती है, उसके बाद बड़ी संख्या आती है। इंग्लिश के बिल्कुल विपरीत होती है। इंग्लिश में यदि इसको बोलेंगे तो 32 बोलेगा, जबकि संस्कृत में बोलेंगे तो 2 इसमें पहले बोलेगा। द्वात्रिशे अर्थात 30 और 2, 2 और 30 यानी 32। इसलिए राइट आंसर होगा से। कुछ शब्द हैं जो गद्यांश से अलग मैंने निकाले हैं। उत्सर्ग परंपराया, इसमें समास का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं मैं अलग से रखता हूं, उनको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है। और जो आप एक बार लिख देते हैं वो आपका मस्तिष्क में एक प्रकार से स्थायी हो जाता है, क्योंकि कहावत भी है 100 लिखा और 1 बका। तो देखते हैं दोस्तों, इसका समास विग्रह की बात करें तो समास विग्रह होता है उत्सर्गस्य, उत्सर्गस्य परंपराया, उत्सर्गस्य परंपराया, उत्सर्ग की परंपरा, त्याग की परंपरा। तो यहाँ पर इसमें षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। इसमें समास की बात करें तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि कारक चिन्हों का जो लोप होता है वो तत्पुरुष समास में होता है, इसलिए इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। उत्सर्गस्य परंपरा या एभवत, एभवत जो शब्द है इसमें कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है ये बताना है। तो एभवत के अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है इसका हुआ, हुआ यानी सामान्य, हिंदी में देखें तो भूतकाल, सामान्य भूतकाल, और संस्कृत में तो केवल भूतकाल ही होता है और हिंदी में सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल, भूतकाल के जो लकार होता है वो होता है दोस्तों लंग लकार। भूतकाल में लंग लकार प्रयुक्त होता है, और लंग लकार की एक सीधी सी पहचान और है कि इनमें आगे ए जुड़ा हुआ होता है। इसमें आगे ए भी जुड़ा हुआ है, और इसका अर्थ की बात करें तो हुआ शब्द निकल रहा है अर्थ, इसलिए इसमें लंग लकार है, और इसकी धातु है भू, भू धातु। तो भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का ही ये रूप है। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसके रूप चलते हैं एभवत, एभवतम, एभवन, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। कौशल सेनानी, कौशल सेनानी में समास कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें समास कौन सा होगा। इसके समास विग्रह होता है कौशल सेनानी का कौशल है च असौ सेनानी, कौशल च असौ सेनानी, कौशल च असौ सेनानी। सेनानी कैसा है, कौशल, कौशल, कौशल सेनानी है, अर्थात एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बतला रहा है, और जो विशेषण विशेष का प्रसंग होता है वो विशेषण विशेष का प्रसंग कर्मधारय समास में होता है, इसलिए इसमें समास की बात करें नाम की तो कर्मधारय समास होगा, और समास विग्रह होता है इसका कौशल च असौ सेनानी, कौशल च असौ सेनानी, और समास का नाम होगा कर्मधारय समास। इसके बाद अगला शब्द है पितु, पितु शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है पितु शब्द में ये आपको। निम्नलिखितम श्लोकम आधारीकृत निम्नलिखिता प्रश्नः समाधेया, अर्थात जो 5 से 8 तक के प्रश्न हैं वो इस पद्यांश पर आधारित हैं। अजरामर्वत प्राज्ञौ विद्यामर्थम च चिंतयेत ग्रहित इव केसेषु मृत्यु न धर्मम आचरेत, अर्थात अजर अमरवत, अपने आप को अजर और अमर मान करके, अर्थात मैं कभी नहीं मरूंगा और मैं ना ही कभी बूढ़ा हूँगा, यह मान करके विद्याम अर्थम च चिंतित, विद्या और अर्थ के बारे में, अर्थ अर्थात धन के बारे में, चिंतित यानी सोचना चाहिए। लंग लकार है इसमें, सॉरी विधिलिंग लकार है। ग्रहित इव केसेषु,
मानो ग्रहण कर लिया है केशों को, मृत्यु ने धर्मम आचरित, ऐसा मान करके धर्म का आचरण करना चाहिए। अपने आप को अजर और अमर मान करके विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए, जबकि मानो हमारे बालों को मृत्यु ने पकड़ लिया है, ऐसा मान करके धर्म का आचरण करना चाहिए। अस्मिन श्लोकौ छंदे प्रयुक्त, इस श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है ये बताना है दोस्तों। इस श्लोक में छंद कौन सा प्रयुक्त हुआ है? ए बसंत तिलका, बे आर्या से। चलते हैं श्लोक की ओर। सबसे पहले दोस्तों, यदि छंद का प्रसंग जहाँ भी आए तो सबसे पहले वर्णों की गणना करनी है, कितने वर्ण हैं। तो अजर अमरव्रत प्राज्ञौ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो 16 वर्ण हैं। इनको 8 में डिवाइड कर देंगे दोस्तों, अर्थात इसमें यहाँ तक 8 वर्ण हैं और यहाँ तक भी इसमें 8 वर्ण हैं, अर्थात प्रत्येक चरण में इसके में 8 वर्ण हैं। कुल वर्णों की बात करें तो इसमें 32 वर्ण हैं, और जो 32 वर्ण का छंद होता है उसका नाम है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और कुल इसमें 32 वर्ण होते हैं। इसका जो 5वां वर्ण होता है हमेशा लघु होता है, और 6वां वर्ण होता है वो गुरु होता है, अर्थात 5वां वर्ण छोटा होगा और 6वां वर्ण बड़ा होगा। देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 5, 5वां वर्ण इसमें रे है और 6वां वर्ण बे है। 5वां वर्ण रे और 6वां वर्ण बे। 5वां वर्ण रे ये लघु है, ए की मात्रा है, और जो 6वां वर्ण है बे है तो लघु, लेकिन ये बाद में आधा वर्ण आने के कारण यहाँ पर तय आधा वर्ण है, यह दीर्घ हो जाता है, इसलिए इसमें पहले लघु है उसके बाद गुरु है। तो 5वां वर्ण प्रत्येक इसके चरण में लघु है और 6वां वर्ण गुरु है, इसलिए जो इसमें छंद है वो छंद होगा अनुष्टुप छंद। राइट आंसर होगा द अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद की और विशेषताओं की बात करें तो अनुष्टुप छंद में कुल 32 वर्ण होते हैं और प्रत्येक पद में 8 वर्ण होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक चरण का जो 5वां वर्ण होता है वो लघु होता है और 6वां वर्ण गुरु होता है। इसके अलावा दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु होता है और पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण गुरु होता है। इसका दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अजरामर इत्यत्र संधि, अजरामर यहाँ संधि कौन सी है? ए अयादि संधि, बे दीर्घ संधि, से व्यंजन संधि या दे विसर्ग संधि। तो जो अजरा अमर शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा अजर प्लस अमर। यहाँ भी ए है और इसके बाद यहाँ भी ए है, ए और ए को मिलाते हैं तो मिलकर के आ हो जाते हैं, अर्थात जहाँ भी समान स्वर आए वहाँ पर समान स्वर होते हैं, वहाँ दीर्घ संधि होती है। अके सवर्णे दीर्घ है, अर्थात सवर्ण वर्ण होने पर अक है, अक प्रत्याहार के ए ई उ ऋषि और लृ के बाद यही सवर्ण आए, अर्थात इन्हीं के समान वर्ण आए तो उनका मिलकर के दीर्घ हो जाता है दीर्घ संधि में। तो यहाँ पर ए और ए के बाद ए है, इसलिए ए और ए मिलकर के आ हो गए और हमारी संधि होगी यहाँ पर दीर्घ। नेक्स्ट, अस्मिन श्लोके कति अव्यय पदानि प्रयुक्ता सन्ति, इस श्लोक में कितने अव्यय पद प्रयुक्त हुए हैं? ए 2, बे 3, से 4 और दे ए 1। श्लोक को देखते हैं। इसमें अजर अमरवत प्राज्ञौ विद्याम अर्थम, एक तो 6 शब्द है, चिंतित ग्रहित इब केसेसु एक इब शब्द हो जाएगा, इसलिए जो इसमें अव्यय शब्द प्रयुक्त हुए हैं दोस्तों वो 2 हुए हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ए। इस श्लोक में 2 अव्यय शब्द प्रयुक्त हुए हैं। चिंतित इत्यत्र लकार वर्तते, चिंतित इसमें लकार कौन सा है? चिंतित यानी सोचना चाहिए, चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो बताइए कौन सा लकार होगा? ए लट लकार, व लोट लकार, से लिरिट लकार और द विधिलिंग लकार। चाहिए के अर्थ में दोस्तों विधिलिंग लकार प्रयुक्त होता है, इसलिए इसमें विधिलिंग लकार होगा, और विधिलिंग लकार में यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, सॉरी प्रथमा पुरुष एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है।
तीन पुरुष होते हैं, प्रथम मध्यम और उत्तम। यह प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। इसके रूप चलते हैं चिंतियेत, चिंतियेताम, चिंतियेयु, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट, संस्कृत भाषायाम कति उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। संस्कृत भाषा में कितने उच्चारण स्थान हैं? ए 9, ब 10, से 7 और द 11। तो कितने उच्चारण स्थान हैं बताइए? संस्कृत भाषा में दोस्तों उच्चारण स्थानों की बात करें तो 7 होते हैं, जबकि जो पाणिनि जी हैं, पाणिनि जी ने एक उच्चारण स्थान और माना है ओरस। उनके अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है, और सामान्यतः पूछा जाए उच्चारण स्थान कितने हैं तो 7 होगा। यदि पाणिनि के अनुसार पूछा जाए तो उच्चारण स्थान होंगे 8। नेक्स्ट, प्रत्याहार निर्माणे के आधार है। प्रत्याहार के निर्माण में आधार क्या होते हैं? ए माहेश्वरी सूत्र, ब अंतस्थ वर्ण, से ऊष्म वर्ण और द इनमें से कोई नहीं, न को अपि। जो भगवान माहेश्वर हैं अर्थात शंकर हैं, उन्होंने सनक सनादि आदि ऋषियों के उद्धार के लिए अपना डमरू बजाया, जिससे 14 सूत्र निकले। उन 14 सूत्रों को आधार मान करके भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। जो प्रत्याहार हैं वो प्रत्याहार भी इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार बनाए जाते हैं। इन माहेश्वरी सूत्रों की संख्या की बात करें तो 14 है, जैसे ए ई ऊ ने, रील री के, ए ओ ने, आई औचे, इस प्रकार से 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार ही प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। तो जो प्रत्याहार निर्माण के आधार हैं वो माहेश्वरी सूत्र हैं, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट, छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं इत्यस्य वाक्य से शुद्ध अनुवाद अस्ति। इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या है? जहां नियम पूर्वक किसी से पढ़ा जाए अर्थात अध्यापक आदि से नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाए, तो जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो देखते हैं इस वाक्य में पंचमी विभक्ति कौन कौन से में है। अध्यापकात यहाँ पंचमी विभक्ति है और अध्यापकात यहाँ भी पंचमी विभक्ति है, इसलिए अध्यापकेन अध्यापकेन ये तो पहले ही गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। यहाँ पर एक छात्र है या अनेक छात्र हैं? तो यहाँ पर अनेक छात्र हैं, इसलिए बहुवचन प्रयुक्त होगा। यहाँ पर छात्र एक वचन का है, पठती इसकी क्रिया भी एक वचन की है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो छात्रः यहाँ बहुवचन है, छात्र छात्रौ छात्रः। कर्ता के अनुसार ही क्रिया है पठन्ति। छात्रः, सॉरी ये नहीं है, ऊपर वाला है। छात्रः अध्यापकात पठन्ति, छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा छात्रः अध्यापकात पठन्ति। नियम पूर्वक जिससे शिक्षा ग्रहण की जाती है उस शिक्षा देने वाले में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और कर्ता के अनुसार क्रिया लिखते हैं। यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लिखेंगे। यहाँ पर कर्ता छात्रः बहुवचन का है तो क्रिया भी पठन्ति बहुवचन की होगी, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर से। नेक्स्ट, हितम मनोहारी च बच अर्थात हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन होते हैं। ये सूक्ति है, क्या आएगा यहाँ पर ये बताना है। सुलभम सुलभ होते हैं, दुर्लभम सुकरम या कठिनम। हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचे, राइट आंसर होगा यहाँ पर वे। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचे। नेक्स्ट, निम्नांकितेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है से ईश्वरम नमति, से ईश्वराय नमस्करोति, से ईश्वरस्य नमस्करोति और से ईश्वरेण नमस्करोति। जो नमे शब्द होता है, नमे शब्द के योग में तो चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, जबकि जो नमति शब्द होता है इनके योग में द्वितीया लगाते हैं। जैसे यहाँ पर नमे शब्द के योग में बनता है गणेशाय नमे, हनुमते नमे, सरस्वती नमे, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। जबकि जो नमति शब्द आ जाए उसमें द्वितीया लगाएंगे। तो यहाँ पर द्वितीया कौन से में हुई है प्रयुक्त देख लेते हैं। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, राइट आंसर होगा स ईश्वरम नमति। ये विशेष ध्यान रखना है, यदि नमति शब्द आए तो द्वितीया लगाएंगे और नमः शब्द आए तो चतुर्थी विभक्ति लगानी है, इसलिए यहाँ राइट आंसर होगा ए। शिशु जलम पिबति, वाच्य परिवर्तनम कुरुत।
शिशु जलम पिबती, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें वाच्य है कौन सा। शिशु शब्द में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त हुई है, जलम शब्द में द्वितीया है, और पिबती ये क्रिया है जो कि कर्ता के अनुसार है, अर्थात 121। ये इसमें कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीया में होता है, और क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। अब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्मवाच्य में बदलते समय जो कर्ता होता है उसको तृतीय विभक्ति में लिख देते हैं, कर्म द्वितीया को प्रथमा में लिख देंगे, और जो क्रिया है उसको कर्म के अनुसार लिखते हैं, अर्थात प्रथमा में ही लिख देंगे। संख्या की बात करें तो संख्या से भी याद रख सकते हैं, कर्तृवाच्य में 121 और कर्मवाच्य में 311। अब जो कर्तृवाच्य का कर्ता है प्रथमा, इसकी तृतीय विभक्ति होती है शिशुना। शिशुना इसमें भी प्रयुक्त हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, तो इसको तो काट देंगे। इसके बाद जो जलम शब्द है, जलम शब्द नपुंसकलिंग शब्द है। जलम शब्द का जो द्वितीय विभक्ति है और प्रथम विभक्ति समान होती है, इसलिए जलम की जलम ही रहेगी। तो जलम इसमें है और इसमें है, यहाँ पर ये भी कट जाएगा। अब इसके बाद जो पा धातु होती है, पा धातु के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है रक्षा करना और एक अर्थ होता है पीना। रक्षा करने के अर्थ में तो चलते हैं इसके रूप पा से पायते, पायते, पायन्ते, इस प्रकार से, और जो पीने का अर्थ में होता है वहाँ पर चलते हैं पीयते, पीयते, पीयन्ते। तो यहाँ पर पायते ये रक्षा करने के अर्थ में, इसलिए राइट आंसर होगा शिशुना जलम पीयते। शिशु शब्द की जो तृतीय विभक्ति है वह शिशुना हो जाएगी और जलम का जलम ही रहेगा, और जो पिबती शब्द है इसका पीयते बन जाएगा, इसलिए यहाँ हमारा राइट आंसर होगा से। नेक्स्ट, शिक्षक है 10-15 बादने भाषते। यहाँ पर जब भी ये संख्या का प्रसंग आए इस प्रकार का घड़ी का, तो हम उसको इसी प्रकार से पढ़ेंगे सवा, साढ़े। तो यहाँ पर सपाद यानी 7:15, 7:10, 7:10 बजे हुए हैं। अब जो सवा शब्द होता है इसको संस्कृत में कहते हैं सपाद, और 10 को 10 ही कहते हैं, तो सपाद 10। अब देखते हैं सपाद 10 कौन से में लिखा हुआ है, बे में है, इसलिए जो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा बे हो जाएगा, सपाद 10। इसकी जगह यदि 10-30 होता तो 10:30 हो जाता। नेक्स्ट, संस्कृत। अब दोस्तों 15 प्रश्न हमारा यही शेड्यूल रहता है पर डे का। 15 प्रश्न व्याकरणात्मक होते हैं और 15 प्रश्न होते हैं वो शिक्षण विधियों से होते हैं, जिससे कि क्या पूरा सिलेबस कंट्रोल में रहे और साथ में शिक्षण विधियों के साथ में व्याकरण भी ज्ञान बना रहे। तो इससे आगे जो 16 से 30 तक प्रश्न हैं वो हमारे शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। पूरा पेपर होता है वो पूर्णतया बोर्ड जो हमारा RPSC है, BSER है, उसकी बुकों के अनुसार ही है। जो भी यहाँ पर गद्यांश पद्यांश लिए जा रहे हैं वो 6 से 12 की बुकों के अनुसार ही लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो सिलेबस है रीट का, उस सिलेबस में नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 से 12 की बुक ही मान्य होंगी, इसलिए 6 से 12 की बुकों से ही यहाँ पर पूरा मैटर लिया जा रहा है। संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है ए कविता पाठ, बे कथावाचनम, से चर्चा परिचर्चा और दे सर्वे। और संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है वो कविता पाठ भी होता है, कथा वाचन भी होता है, चर्चा परिचर्चा भी होता है, अर्थात ये सभी होंगे। राइट आंसर होगा दे। नेक्स्ट, त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम अस्ति। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान है वैकल्पिकम, वे अनिवार्यम, से आवश्यकम और दे नास्तेव, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभाषा सूत्र है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत संस्कृत भाषा का स्थान वैकल्पिक है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का जो स्थान है वो वैकल्पिक है। नेक्स्ट, महाभाष्यकार वर्तते। महाभाष्यकार हैं ए पाणिनि, बे कात्यायन, से पतंजलि और दे भट्टोजी दीक्षित। दोस्तों संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि की परंपरा है। त्रिमुनि में 3 मुनि हैं, पहले पाणिनि, दूसरे कात्यायन और तीसरे पतंजलि। जो पाणिनि जी हैं, पाणिनि जी सूत्रकार हैं। जो कात्यायन हैं वो वार्तिककार हैं, इनका एक दूसरा नाम भी है वररुचि। और जो पतंजलि हैं वो भाष्यकार हैं। पाणिनि सूत्रकार हैं,
कात्यायन या वररुचि वार्तिककार हैं और जो पतंजलि हैं वो भाष्यकार हैं। इसलिए जो महाभाष्यकार यहाँ पर होंगे वो होंगे पतंजलि। राइट आंसर होगा से। पाणिनि जियों ने सूत्र की रचना की, इसलिए सूत्रकार हैं। कात्यायन या वररुचि इन्हीं का दूसरा नाम है, इन्होंने वार्तिकों की रचना की, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। और जो पतंजलि हैं इनको भाष्यकार कहा जाता है, इन्होंने महाभाष्य की रचना की। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षणे सर्वोत्तम विधि वर्तते। संस्कृत शिक्षण में सर्वोत्तम विधि है व्याख्यान विधि, व अनुवाद विधि, से प्रश्नोत्तर विधि और द कंठस्थीकरण विधि। तो संस्कृत शिक्षण में जो कंठस्थीकरण विधि है, कंठस्थीकरण विधि में तो केवल याद करने पर ध्यान दिया जाएगा, रटने पर ध्यान दिया जाएगा, तो इसलिए ये तो नहीं होगी। इसके बाद जो अनुवाद विधि है, अनुवाद विधि में अनुवाद करवाया जाएगा, अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में ज्ञान करवाया जाएगा, तो ये भी सर्वोत्तम विधि नहीं होगी। व्याख्यान विधि में व्याख्या करवाई जाएगी, ये बिल्कुल शिक्षक आधारित विधि है, तो ये भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होगी। जबकि जो प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद उत्तर दिए जाते हैं, अर्थात इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं, इसलिए संस्कृत शिक्षण की जो सर्वोत्तम विधि है वो रहेगी प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्यान यहाँ पर नहीं होगी, अनुवाद भी नहीं होगी और कंठस्थीकरण भी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि में दोनों सक्रिय होते हैं, इसमें छात्र पूर्णतः सक्रिय रहता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए प्रश्नोत्तर जो विधि है वह संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि होगी। राइट आंसर होगा से। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तक है अस्ति। व्याकरण जो अनुवाद विधि है उसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर रामकृष्णन, व डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल, से फ्रायड और द प्रोफेसर बीपी वोकिल। जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल, इसके आगे नाम भी है भंडारकर। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ये ही व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर ब। व्याकरण अनुवाद विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो कि एक प्राचीन विधि है। भाषा कौशलस्य विकास कथम क्रियते। भाषा कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? ए लेखनेन, ब श्रवणेन, से उच्चारणेन और द पढ़नेन। जो भाषा कौशल है अर्थात जो बोलने का कौशल है उसका विकास उच्चारण के माध्यम से कर सकते हैं। भाषा कौशल का विकास उच्चारण के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अंधेरा है थोड़ा, तो ये मक्खी ज़्यादा परेशान कर रही है, एक लाइट जल रही है। मौखिक परीक्षाया भेदे नास्ति। मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। ए शलाका परीक्षा, ब शास्त्रार्थ परीक्षा, से वस्तुनिष्ठ परीक्षा और द भाषण परीक्षा। मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। शलाका परीक्षा, ब शास्त्रार्थ परीक्षा, से वस्तुनिष्ठ परीक्षा या द भाषण परीक्षा। जो शलाका परीक्षा होती है इसके अंतर्गत क्या होता है, जो बुक होती है उस बुक में एक शलाका रखती जाती है और फिर उसको खोला जाता है, तब वह बुक शलाका के वहाँ से खुलती है, वहीं से विद्यार्थी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो एक प्रकार से मौखिक परीक्षा ही हो गई। शास्त्रार्थ परीक्षा, इसमें शास्त्रार्थ किया जाता है अर्थात एक प्रकार से वाद विवाद किया जाता है, तो ये भी मौखिक परीक्षा ही है। भाषण परीक्षा, इसमें भाषण दिए जाते हैं अर्थात ये भी हमारी मौखिक परीक्षा ही होगी। जबकि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है यह मौखिक परीक्षा नहीं होकर के लिखित परीक्षा होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत जैसे रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान में भी केवल सत्य असत्य वाले प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति में यदि बाद में ऑप्शन दिया हुआ है एक में से दो चुनना तो वो वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा चार में से एक चुनना वो भी वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं वो भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी लिखित परीक्षाएं होती हैं, जबकि जो शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा और जो भाषण परीक्षा है ये मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आती हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत वो परीक्षा आती हैं जिनमें हमें केवल सोच करके जवाब देना होता है, केवल सोच करके जवाब नहीं देना होता है, पहचान करके जवाब देना होता है। अर्थात जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है वो प्रत्यभिज्ञान पर आधारित होती है, पहचान पर आधारित होती है, जबकि
जो निबंधात्मक परीक्षा होती हैं वो प्रत्यास्मरण पर आधारित होती हैं, वो सोचने पर आधारित होती हैं। इसमें पहचान पर आधारित होती हैं, ये केवल उत्तर पहचाना जाता है, जैसे इन दोनों में से कौन सा सत्य होगा, या फिर इन चारों में से कौन सा सत्य है, या मिलान करने वाले। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा, यह मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। नेक्स्ट, निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न अस्ति। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कौन से हैं? ए वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ब अति लघुतरात्मक परीक्षा प्रश्न से लघुतरात्मक प्रश्न, और द निबंधात्मक प्रश्न। तो जिनमें निश्चित उत्तर हो ऐसा प्रश्न इनमें से कौन सा है? निबंधात्मक प्रश्न होते हैं दोस्तों, इनमें तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इनमें कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है, छात्र अपने विवेक के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार इनमें लिखता है। जबकि जो लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न इनसे थोड़े छोटे होते हैं, अर्थात 4 से 5 लाइन के होते हैं, तो इनमें भी कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है। अति लघुतरात्मक प्रश्न में भी निश्चित उत्तर नहीं होता है। जबकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इनमें निश्चित उत्तर होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जैसा मैंने अभी बताया कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना होता है, या सत्य असत्य में से सत्य असत्य बताना होता है, या फिर मिलान किया जाता है। तो इनमें निश्चित उत्तर होता है, इसलिए जो निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ए। प्रश्न पत्रे कति उद्देशानि भवन्ति। प्रश्न पत्र में कितने उद्देश्य होते हैं? ए द्वे, ब त्रीणि, से पंच, या द चत्वारि। तो जो प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न पत्र में उद्देश्यों की संख्या होती है, वो उद्देश्यों की संख्या होती है दोस्तों 4। प्रश्न पत्र में 4 उद्देश्य होते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर द। नेक्स्ट, शिक्षके स्वशिक्षणस्य मूल्यांकनम छात्रेभ्यः किं प्रददाति। शिक्षक अपने शिक्षण के मूल्यांकन के लिए छात्रों के लिए क्या प्रदान करता है? ए गृह कार्यम, ब पठन कार्यम, से भ्रमण कार्यम, और द श्रवण कार्यम। एक शिक्षक होता है, वो अपने शिक्षण के मूल्यांकन के लिए छात्रों को गृह कार्य प्रदान करता है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ए दोस्तों। शिक्षक अपने शिक्षण के लिए, परीक्षण करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए छात्रों के लिए गृह कार्य प्रदान करता है। पठने दुर्बल छात्राणां कृते कीदृशं शिक्षणं प्रदीयते। जो पढ़ने में दुर्बल छात्र हैं उनके लिए किस प्रकार का शिक्षण दिया जाना चाहिए? ए गद्य शिक्षण, ब पद्य शिक्षण, से उपचारात्मक शिक्षणम, और द कथा शिक्षणम। जो पढ़ने में दुर्बल छात्र हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। जो ये उपचारात्मक शिक्षण होता है ये निदानात्मक परीक्षण के बाद ही दिया जाना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण में दोस्तों पहले जो उनकी कमजोरियां हैं, उनकी दुर्बलताओं के क्या क्या कारण हैं, उनका पता लगाया जाता है, अर्थात निदान किया जाता है निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत। जबकि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है इसमें जो कमियां निकल के आती हैं, निदानात्मक परीक्षण से जिन कमियों का पता चलता है उन कमियों का निराकरण किया जाता है। तो दुर्बल छात्र हैं उनके लिए शिक्षण देने के लिए श्रेष्ठ शिक्षण है वह उपचारात्मक शिक्षण होगा। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा दुर्बल छात्रों को शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। राइट आंसर होगा यहाँ पर से। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षणे छात्राणाम उच्चारण अभ्यासे केन शिक्षण अधिगम साधनेन कर्तुम शक्यते। कक्षा शिक्षण में छात्रों के उच्चारण का अभ्यास, उच्चारण यानी बोलने का अभ्यास किस शिक्षण अधिगम साधन से कर सकते हैं? मानचित्र से, रेखाचित्र से, पाठ्यपुस्तक से, या ध्वनि अभिलेख से। तो कक्षा शिक्षण में छात्रों में जो उच्चारण का अभ्यास है वो मानचित्र से नहीं हो सकता, रेखाचित्र से भी नहीं होगा, और ना ही पाठ्यपुस्तक से होगा। ध्वनि अभिलेखन इससे होगा, क्योंकि उच्चारण एक प्रकार से बोलना। तो जो उच्चारण शिक्षण है वह ध्वनि अभिलेखन शिक्षण अधिगम साधन से संभव है। राइट आंसर होगा यहाँ पर द। नेक्स्ट, दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपभोगे क्रियते। दृश्य सहायक साधन में किसका उपयोग करते हैं? दृश्य सहायक साधन के लिए जो दृश्य सहायक साधन है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं? शुद्ध लिखने के लिए, उच्चारण के लिए, उभयो दोनों के लिए, या केवल पढ़ने के लिए? जो दृश्य सहायक साधन है उनका उपयोग शुद्ध लिखने के लिए भी किया जाता है और शुद्ध उच्चारण के लिए भी किया जाता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा यहाँ पर दोनों होगा। केवल पढ़ने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि लिखने के लिए भी किया जाता है और उच्चारण के लिए भी किया जाता है, अर्थात पढ़ने के लिए भी किया जाता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा यहाँ दोनों के लिए किया जाता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
नियमान प्रस्तुत्य उदाहरणे बोधनम इत्यत्र को अयम विधि। नियमों को प्रस्तुत करके उदाहरणों को जानना, यह कौन सी विधि के अंतर्गत होता है? निगमन विधि, व पारायण विधि, से आगमन विधि और द सूत्र विधि। दोस्तों जो सूत्र विधि होती है इसमें क्या होता है कि सूत्रों को बच्चों को रटा दिया जाता है, जबकि जो आगमन विधि है, आगमन विधि में उदाहरण दिए जाते हैं पहले और उदाहरणों से उनका नियमीकरण करवाया जाता है बाद में, तो यह उदाहरण से नियम की ओर होती है। जबकि जो पारायण विधि होती है, पारायण विधि में श्लोकों को रटाया जाता है, इसमें श्लोकों को रटाया जाता है, यह प्राचीन विधि है, तो यह भी नहीं होगी नियम से उदाहरण की ओर। जबकि जो निगमन विधि है यह नियम से उदाहरण की ओर होती है। यह आगमन विधि की बिल्कुल विपरीत होती है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर होती है, जबकि जो निगमन विधि है वह नियम से उदाहरण की ओर होती है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी नी आ रहा है और नियम में भी नी आ रहा है। ये देखो निगमन में भी नी है और यहाँ भी नियम से उदाहरण की ओर। जो निगमन विधि है वह नियम से उदाहरण की ओर होती है, जबकि जो आगमन विधि है वह उदाहरण से नियम की ओर होती है। ये एक ऐसा प्रश्न है कि अक्सर हर एग्जाम में आता रहता है, आगमन और निगमन विधि से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अभिनय विधेयक प्रयोग है कुत्र क्रियते। जो अभिनय विधि है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ए कथा शिक्षणे, ब पद्य शिक्षणे, से नाटक शिक्षणे और द गद्य शिक्षणे। जो अभिनय है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे रंगमंचाभिनय, कक्षाभिनय, तो इनका प्रयोग अभिनय का नाटक शिक्षण में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा से। दोस्तों आज की इस प्रकार से हमारी ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। यदि आप इसी प्रकार की श्रृंखला और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।